नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। हम बात करते हैं आज का जो टॉपिक है भारत के यवन राज्य है। जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला आज का प्राचीन इतिहास का। आपको पता होगा हमने जो अंकित सर की येलो बुक है वो स्टार्ट कर रखी है। आज उसका 5वां पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, तो तैयारी को जारी रखिए और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको पूरी येलो बुक कंप्लीट कराने वाले हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक है भारत के यवन राज्य है। इससे पहले जो हमने कल टॉपिक कराया उसका थोड़ा रिवीजन देख लें। हमने आपको जो धर्म का उदय था, कल हमने जो टॉपिक था, जो 4th वीडियो थी, उसमें इस्लाम धर्म, पारसी धर्म और सिख धर्म के बारे में डिस्कस करा था। तो उससे पहले इस वीडियो से शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। डेली आप रिवीजन करते रहिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और जो आने वाली यूपी पुलिस के लिए बेस्ट बुक होने वाली है। तो देखते हैं जो कल के टॉपिक था उससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं पहले इस्लाम धर्म के संस्थापक पूछते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब। बाकी उनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ? मक्का में हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम क्या था? अमीना। बाकी उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में। बाकी वो हिजरी संवत चलाया था जब वो मक्का से मदीना गए थे 622 ईस्वी में। बाकी उनकी पत्नी का नाम खदीजा था जो एक विधवा थी। बाकी इनकी 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। उन्हें कहाँ दफनाया था? मदीना में। एक इनकी पवित्र पुस्तक है इस्लाम धर्म की, उसका नाम क्या है? कुरान है। बाकी जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 भागों में इस्लाम धर्म बट गया, शिया और सुन्नी। ठीक है। बाकी पारसी धर्म के संस्थापक की बात करो तो जरतुष्ट थे जो ईरानी थे। बाकी इसमें इतना खास नहीं है। बाकी सिख धर्म की बात करें, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं जो उनके पहले गुरु थे। बाकी उन्होंने लंगर की व्यवस्था शुरू कराई थी। उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। उम्मीद करता हूँ तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है भारत के यवन राज्य। तो करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहिए फिर हमारे साथ। करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखते हैं फिर भारत के यवन राज्य है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणों का क्रम निम्नलिखित है। आपको क्रम भी याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों क्रम का क्रम। तो सबसे पहले कौन आए? सबसे पहला है हिंदू यूनानी, उसके बाद शक आए, उसके बाद पल्लव आए और उसके बाद आए कुषाण। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले कौन आए? हिंदू यूनानी। हिंदू यूनानी को ग्रीक भी कहा गया है, किसी किसी किताब में ग्रीक भी लिखा गया। आप याद रखना, इन्हें हिंदू यूनानी को ही ग्रीक कहा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए? हिंदू यूनानी, उसके बाद शक आए, उसके बाद पल्लव और उसके बाद कुषाण। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले हिंदू यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव और कुषाण। ये क्रम याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि जो भारत में विदेशी आक्रमण करने वाले को क्रम ऑप्शन दे दिए गए थे। तो आपको क्रम याद रखना, सबसे पहले हिंदू यूनानी, फिर शक, पल्लव, कुषाण। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहला जो आक्रमण करा था वो बैक्टीरिया के शासक। भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो बैक्टीरिया के शासक थे डेमेट्रियस ने किया था। यह आक्रमण 190 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, तो याद रखना, भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो किसने करा था वो डेमेट्रियस ने करा था। यह आक्रमण 190 ईसा पूर्व में हुआ था। इसने जो हिस्सा जीत लिया था वो पंजाब व सिंध का हिस्सा जीत लिया था। जब इन्हें आक्रमण करा था भारत पर तो इसने पंजाब व सिंध का हिस्सा जीत लिया था। इसने साकाल को अपनी राजधानी बनाया, मतलब पंजाब और सिंध के आसपास ही ने अपनी राजधानी साकाल को बनाया। ठीक है, साकल को अपनी राजधानी बनाया। हिंदू यूनानियों ने सबसे विख्यात शासक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हिंदू यूनानियों में सबसे विख्यात शासक मिनंडार था। कौन था? मिनंडार। याद रहेगा कि हिंदू यूनानी में सबसे विख्यात जो शासक था उसका नाम था मिनंडार। ठीक है, इनकी राजधानी साकल या सियालकोट। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? साकल या सियालकोट। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, मतलब जो इनकी शिक्षा का प्रमुख कौन था? साकल या सियालकोट। ठीक है, याद रखना कि हिंदू यूनानी का सबसे विख्यात शासक कौन था? मिनंडर था। मिनंडर ने नागार्जुन से बौद्ध शिक्षा ली। याद रखना, ये भी मिनंडर ने नागार्जुन से बौद्ध शिक्षा ली। और मिनंडर ने पिरसन तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में है, मतलब जैसे इनमें दोनों में बातचीत हुई। मिनंडर ने कुछ प्रश्न पूछे और नागसेन ने उत्तर दिए। तो उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है मिलिंद पन्हो। क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। याद रखना, ये जब मिनंडर और नागार्जुन में बातचीत चल रही थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो मिनंडर ने कुछ प्रश्न पूछे और नागार्जुन ने जब उनके उत्तर दिए तो उनकी एक पुस्तक में वे क्वेश्चन है जिसका नाम था मिलिंद पन्हो। ठीक है,
आगे देखते हैं, भारत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने चलाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये नोट करते चलना कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने चलाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे है कि हेलेनिस्टिक आर्ट, क्या नाम है, हेलेनिस्टिक आर्ट हिंदू यूनानी द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। भारत में गंधार कला इसी का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, क्या था, हेलेनिस्टिक आर्ट हिंदू यूनानी द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। भारत में गंधार कला इसी का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, दोबारा देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि भारत में जो आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणों का क्रम क्या है। सबसे पहले हिंदू यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। ठीक है, भारत में सबसे पहला आक्रमण किसने करा, तो उसका नाम था डेमेट्रियस। कौन से सन में करा, 190 ईसा पूर्व में। उसने पंजाब व सिंध का एरिया को जीत लिया। उसने अपनी राजधानी बनाया साकल। और हिंदू यूनानी में सबसे विख्यात शासक कौन था, ये याद रखना, मिनंडर। क्या नाम था, मिनंडर। ठीक है, उनकी राजधानी साकल। आगे देखते हैं, और मिनंडर ने किससे शिक्षा ली, नागार्जुन से। और जब इन दोनों में जो वार्तालाप हुई थी तो वो कौन सी पुस्तक में उन्होंने, वह है मिलिंद पन्हु। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है जो पर्दे का प्रचलन भी हिंदू यूनानियों ने कराया था। जो आप देखते हो, जो मतलब जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो पर्दा डल जाता है, तो याद रखना जो पर्दे का प्रचलन भी किसने कराया था, ये हिंदू यूनानियों ने कराया था। आगे देखते हैं शक। ठीक है, तो यूनानियों के बाद कौन आए, याद रखना, यूनानियों के बाद शक आए। मैं फिर कह रहा हूँ वो क्रम याद रखना, सबसे पहले हिंदू यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण, क्योंकि एग्जाम में पूछा है कई बार। ठीक है, शकों के 5 शाखाएं थी। यह शाखा, हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। आगे देखते हैं, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। याद रखना कि शक मूलतः कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के। वह भारत में चारगाह की खोज में आए थे। ठीक है, याद रखा कि जो शक थे वो कहाँ के थे, मध्य एशिया के। वह भारत में चारगाह की खोज में आए थे। आगे देखते हैं, जो प्रथम राजा, जो शक का प्रथम राजा था उसका नाम था मौभोग। याद रखना, ये करेक्शन कर लेना, ये गलत लिख रहा है। तो प्रथम राजा कौन था, मौभोग, जो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया। देखो यहाँ पे हुआ क्या, जो उनका शासक था मौभोज, अब वहाँ का जो स्थानीय शासक था, उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे, क्या नाम था उनका, विक्रमादित्य उनका नाम था, मतलब विक्रमादित्य की उन्होंने उपाधि धारण करी थी। तो उज्जैन में एक स्थानीय राजा ने शकों को बुरी तरह उन्हें खदेड़ दिया, मतलब मारपीट करके उन्हें भगा दिया, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है। याद रखना, उन्होंने एक शक संवत भी चलाया, इंपॉर्टेंट है ये, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता था। तो कब चलाया उन्होंने, 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, माना आज जैसे अब तो फिलहाल जो हम यूज करते हैं वो ग्रेगी कैलेंडर है, माना हमें जाना शक संवत में, तो जो अब 2023 में आप 58 ऐड कर दो तो आप शक संवत में चले जाएंगे। ठीक है, विक्रम संवत में, सॉरी। आगे देखते हैं, इसी समय विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। ठीक है, और इसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। जो आज है, मतलब 14 विक्रमादित्य की उपाधि, 14 व्यक्ति विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, शकों का सबसे प्रतापी राजा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शकों का जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था रुद्रदामन प्रथम। इंपॉर्टेंट है ये, तथा इसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग में पर था। मतलब जो शकों का सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था रुद्रदामन प्रथम, ये याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है जो रुद्रदामन ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया। जो आप देखते हो ये सुदर्शन झील जो गुजरात में है, इसका जो निर्माण, मतलब जो रुद्रदामन ने मौर्य द्वारा जो निर्मित थी सुदर्शन झील, ये सब पुनः उद्धार कर, मतलब इसकी साफ सफाई कराई। बाकी रुद्रदामन संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था, ये भी याद रखना कि रुद्रदामन संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनागर अभिलेख जारी किया। आगे है, भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, दोबारा देखते हैं, जैसे मोस्ट है, सबसे पहले कि यूनानियों के बाद कौन आए, शक आए। ये कहाँ पर बसे, मतलब भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में। ये मूलतः मध्य एशिया के थे। भारत में इन्होंने चारगाह की खोज में निकले। ठीक है, मतलब खोज में आए थे। बाकी इन्होंने विक्रम संवत की स्थापना वो 58 ईस्वी में विक्रम संवत चलाया। ठीक है, इन्होंने विक्रमादित्य जो लोकप्रिय इसकी उपाधि धारण करी। बाकी सबसे इसका प्रतापी राजा कौन था, रुद्रदामन, ये याद रखना आप। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आया पल्लव। ठीक है, ये इसी के अंदर आप बाद में पढ़ लेंगे, पहले इन्हें कंप्लीट कर लें। बात करते हैं कुषाण वंश।
पल्लव के बाद कुषाण वंश आए। पल्लव इतना मोस्ट नहीं है पल्लव वंश, बाकी कुषाण वंश की बात करते हैं, ठीक है। तो पल्लव वंश के बाद आने कुषाण वंश आए। यूची और तोकरीबी कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं यूची और तोकरीबी कहते हैं, याद रखना। पल्लव क्या कहते हैं, पल्लव को यूची और तोकरीबी कहा जाता है। आगे देखते हैं, यूची नामक एक कबीला 5 भागों में बांटा हुआ था, मतलब एक यूची एक कबीला का जो 5 भागों में बटा हुआ था, उन्हीं में एक कुषाण था, जो कुषाण वंश था उन्हीं में से एक था। तो कुषाण वंश की स्थापना किसने करी, कुजुलू। कुषाण वंश की स्थापना करी कुजुल कंठफिसेस, क्या नाम था, कुजुलू कंठफिसेस, ठीक है। कुजुलू कंठफिसेस ने 15 ईस्वी में की थी, याद रखना। कुषाण वंश की स्थापना किसने करी थी, कुजुलू कंठफिसेस, ठीक है। किसने करी थी, कुजुल कंठफिसेस। आगे, इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। ये याद रखने वाली बात है कि इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना आप और नोट करते चलना कि कुषाण वंश का सबसे महान राजा कौन था, कनिष्क। और मैं आपको बता दूं, कनिष्क के शासनकाल में मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ा चुका हूं। तो कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो बौद्ध संगति थी वो चारों के चारों, मैं फिर कह रहा हूँ कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से बना है, आप याद कर लो। पहली राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक है। पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन, जम्मू कश्मीर, ठीक है। चारों याद रखना। और किस किसके शासनकाल में, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क के शासनकाल में कौन सी, चौथी बौद्ध संगति। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरे वो जो टेबल थी मैंने वो रट लो, क्वेश्चन बनेगा जो आने वाले एग्जाम है आपके अग्निवीर से, जो एग्जाम है जीडी में भी है, पुलिस में भी है, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या थी, पुरुषोत्तम पेशावर थी। क्या था, पुरुषपुर पेशावर। इनकी राजधानी क्या थी, पुरुषपुर पेशावर। आगे देखते हैं, आगे है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी, ये भी याद रखना कि कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी, तो उनकी राजधानी थी मथुरा। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाया। एक इससे पहले भी चला चुके हैं, विक्रम में जिन्होंने चलाया था विक्रम संवत, ठीक है। इन्होंने चलाया शक संवत, हम इसी वीडियो में 2 संवत देख चुके हैं, ठीक है। और यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भारत सरकार के प्रयोग में लाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों में भारी मुद्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बने कि सबसे पहले किसने चलाई थी स्वर्ण मुद्रा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको बता चुका हूँ किसने चलाया, हिंदू यूनानी ने। लेकिन उसके बाद सबसे अधिक जो चलाई है इन्होंने भारी मुद्रा में स्वर्ण मुद्रा, इन्होंने चलाई है कनिष्क ने, ठीक है, कुषाणों ने, ठीक है। बाकी कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहाँ कनिष्कपुर नगर बसाया और उसने राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि कनिष्क के दरबार में चरक राजवेद रहता था, जिसने चरक संहिता लिखी, ठीक है। याद रखना, चरक संहिता पुस्तक किसने लिखी, कई बार एग्जाम में बना है, किसने लिखी, चरक ने लिखी है। और अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अश्वघोष की एक पुस्तक है, किसको उसका नाम बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिसने कनिष्क के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कनिष्क का पुरोहित संरक्षक था। कनिष्क ने दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र, पार्श्व, महाचेत्र संरक्षक रहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, महाचेत्र और संरक्षक रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी। मैं अभी आपको बता रहा था कि अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो बुद्ध चरित्र, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार एग्जाम में पूछा है कि बुद्ध चरित्रम पुस्तक किसने लिखी, तो याद रखना अश्वघोष ने। तथा नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी, ये भी याद रखना। इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत है, ठीक है। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन बना है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, तो नागार्जुन को, ठीक है। बात करते हैं, कनिष्क की मृत्यु 110 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था और वह शैव धर्म को मानता था, ठीक है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, शैव धर्म, शिव की पूजा होती थी, ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वासुदेव। बाकी बात करें द्वारा, इसका एक बार और देख लेते हैं। सबसे जो इसमें प्रसिद्ध राजा कौन था, महान शासक कनिष्क था। इसकी राजधानी क्या थी, पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने एक संवत चलाया, कौन सा संवत चलाया, शक संवत, कौन सा ईस्वी में, 78 ईस्वी में, जो भारत सरकार द्वारा उसे प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ये भी याद रखना कि कनिष्क के शासनकाल में ही गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ। आगे देखते हैं, रेशम बनाने की सबसे पहली तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है। रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। आगे है कि रेशम मार्ग का नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे और इसने कुषाणों के बहुत अधिक आय होती थी, ठीक है।
बाकी यहीं तक रहने देते हैं आप। कल हम जो आपका ये हरिवंश, बाकी कल जो स्टार्ट कर देंगे मगध राज्य का उदय। बाकी ये चारों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और डेली अब आपको वीडियो मिलती रहेंगी 1 बाय 1 कंप्लीट। उसके बाद कोई और देखते हैं, कोई अच्छी सी बुक। ऐसी ये बुक काफ़ी कारगर है जो वनडे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।